हाँ सर स्टार्टेड। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो सर। हाँ, ये एग्जाम वाले हमेशा बात ही करेगा, तुम बदमाशी। छोटा देर में एक्सक्यूज। अच्छा देखो, तो फिर बिजनेस लॉ में आज का जो टॉपिक रहेगा सर, वो टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अनदर बिजनेस लॉ टॉपिक, अनदर इम्पोर्टेंट और अनदर डे टू डे लाइफ। ठीक है, यानी सारा लॉ कहीं ना कहीं हमारे डेली जिंदगी से कनेक्टेड ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली बिजनेस लॉ का सबसे पहला लॉ माना जाता है। पहला इन द सेंस, बिजनेस लॉ को जानना है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो जानना ही होता है। बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जाने आप बिजनेस लॉ को समझ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आज जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कहीं ना कहीं ये वाला जो एक्ट है ये पहले भी था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही पहले होता था। ब्रिटिश लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स को अलग नजर से नहीं देखता था। माने आप कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है, सपोज आपका दुकान है, ठीक है, आपके शॉप से आप कोई चीज बेच रहे हो, कोई बायर है वो चीज खरीदने आ रहा है, तो इनके बीच में कहीं ना कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा प्रोडक्ट तुम मेरे को बेचा और उसका डिलीवरी टाइम पे नहीं हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया। तो ऐसे तो होता रहता है ना कि कस्टमर पेमेंट मार के भाग गया, दुकानदार ने प्रोडक्ट का पैसा तो ले लिया लेकिन टाइम पे डिलीवरी नहीं किया, दोनों एंगल से प्रॉब्लम रहता है। तो बेसिकली ये एक्ट दुकानदारों को ज्यादा हेल्प करता है पर बायर को भी प्रोटेक्शन देता है। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये दुकानदारों के लिए ही बनाया गया है, मैंने सेलर्स के लिए ही मेनली बनाया गया है, बट एज वेल एज बायर्स को भी प्रोटेक्शन देता है। बात समझ में आ रहा है? हर लॉ के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जुड़ा हुआ है। तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि आप कुछ ऑफर करो, कोई बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा। सपोज तुमको कुछ काम करना है, जैसे बिजनेस, बेसिक दुकान चलाने के एंगल से सोचो। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है या मेरे पास एक दुकान है, क्या तुम मेरा दुकान खरीदना चाहते हो? तुम बोलते हो हाँ हाँ मैं आपका दुकान खरीद लूंगा। तो मेरा ऑफर तुमने एक्सेप्ट किया और फिर तुमने एज पर एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट को जब हम लोग अभी एक एग्रीमेंट करेंगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, और उसके बाद मेरा दुकान तुम्हारा हुआ और तुम उसको बेचने लगो। अब जैसा एग्रीमेंट रहेगा, रेंटल एग्रीमेंट भी हो सकता है, परमानेंट सेल भी हो सकता है, वट एवर बी द सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब मेरा दुकान हुआ तुम्हारा। ऐसा होता रहता है ना। सपोज तुम किसी पीजी में घर पे रहते हो, पीजी भाड़ा लेके रह रहे हो, तो पीजी में जहां पर आप भाड़ा लेके रह रहे हो, तो वो जिसका घर है वो तुम्हारे साथ एक रेंट एग्रीमेंट किया है ना। तो वो पहले तुम उनको ऑफर किए या फिर वो तुमको ऑफर किया, कुछ भी एक हो सकता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं घर में क्या करते हैं ना, घर में लिख देता है लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो लेट आउट जैसे ही लिखा रहेगा आप तुरंत जाके पूछते हो भाड़ा আছে নাকি, बंगाली में ऐसे कर क्या बोलते हैं, भाड़ा আছে নাকি, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। तो अगर वो लेट आउट लिख के रखा है और आपको भी भाड़ा चाहिए, तो आप जाके उनको पूछोगे, अगर सब दोनों का टर्म्स कंडीशन मैच किया तब रहने चालू कर दो। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने लिख के नहीं रखा, आपने ही जाके ऑफर किया और वो आपका जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट किया। तो जब दोनों के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस मिल जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना के कोई भी काम चालू हो सकता है। दिस इज द बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ऐसे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लोग किसी भी चीज के दुकान के केस में भी इजीली एड ऑन कर सकते हैं। सपोज कि कोई दुकानदार अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, सपोज कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई ग्रोसरीज बेच रहा है ना, कोई कुछ ना कुछ मिठाई बेच रहा है, तो वो दुकान में मिठाई के नाम पे, मिठाई बेचने के नाम पे क्या कर रहा है, एक शोकेस लेके बैठा जिसके अंदर आपके लिए प्यारा प्यारा कोलकाता रसगुल्ला। हाँ सर, कोलकाता का फेमस क्या है? हाँ, बॉम्बे से सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना कभी कभी कोलकाता में फिल्म प्रमोशन करने के लिए। एक ही मतलब बचपन से सुने सुने ना मेरा कान पक गया। हाँ, यस, वी विजिट कोलकाता, इट्स अ लवली सिटी। हाँ, एंड स्पेशली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, एंड स्पेशली रसगोल्ला एंड मिष्टी दोई। हाँ, ऐसे करके बोले रसगोल्ला ना, हिंदी बैठे है तो थोड़ा ऐसा स्टाइल में रसगोल्ला और मिष्टी दोई। अरे भाई इतना बड़ा शहर देखा, इतना इंसान से मिला, कुछ अच्छा नहीं लगता, हमेशा रसगोल्ला और मिष्टी दोई। जैसे ऐसा लगता है कि बंगाल में सिर्फ रसगोल्ला और मिष्टी दोई दिखता है, जिधर जाओ और कुछ नहीं दिखता। ठीक है, ये मैं बॉलीवुड वाले का बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो जब भी कोलकाता आता है फिल्म प्रमोशंस के लिए रसगोल्ला और मिष्टी दही वट एवर। माई पॉइंट इज वेरी सिंपल कि कोलकाता की मिठाई दुकान में सीरियसली रसगुल्ला कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द नहीं,
मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, इससे बाहर दूसरे स्टेट में भी बहुत बार जाता हूँ घूमने के लिए फैमिली रिलेटेड पर्पज में। बट सीरियसली कोलकाता का जो रसगुल्ला है, 3 चीज कोलकाता का मैं बहुत जगह में ढूंढता हूँ, मेरे को मजा नहीं आता। एक, यहाँ का रसगुल्ला। दूसरा, यहाँ का झालमुड़ी। ठीक है, यहाँ का झालमुड़ी में जो टेस्ट है ना, एक नॉर्मल दुकानदार भी तुमको जो झालमुड़ी बना के दे सकता है, तुमको दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। मैं दूसरे स्टेट का और भी बहुत सी चीज अच्छा लगता है, बट एक रसगुल्ला, एक झालमुड़ी, घुगनी, पुचका। पुचका का जो टेस्ट है ना, मैं दूसरे स्टेट में भी जाके गोलगप्पा या जो भी बोलो पानी पूरी कोशिश किया, बट कोलकाता का पुचका का जो टेस्ट है, या तो इमली पानी का या फिर क्या बोलते हैं इसको, হ্যাঁ কি বলে জলটাকে, একটা তো ইমলি পানি থাকে তেঁতুল জলে, আর একটা नहीं नहीं मीठा पुदीना पानी नहीं, पुदीना पुदीना पुदीना। पुद- ठीक है, यहाँ दो ही चलता है, वो मीठा मीठा नहीं चलता इधर। इधर दो ही चलता है, या तो तुमको पुदीना पत्ता का देगा या फिर तुमको इमली पानी का देगा। बिलीव मी, तुम हर स्टेट में जाके चेक कर लेना, चाहे अगर कहीं पर भी स्पेशल बड़ा शोरूम भी बना ले, कोलकाता के सड़क में एवरेज में जो तुमको मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत जगह में ट्राई किया, हमें चलो खा के देखते हैं, नहीं मिलता, इको पार्क पता नहीं। ইকো পার্কের हाँ, সামনে ফুচকা ভালো না আবার। ইকো পার্কের সামনে ফুচকা ভালো বানায় তাই তো? না না, একদম বাজে বানায়। একদম বাজে বানায়, আচ্ছা ইকো পার্কের হ্যাঁ, সামনে বাজে বানায়। ওরা আচ্ছা, আবার তোর অনিয়ন টনিয়ন দিয়ে দেয়। তোর বাড়ির সামনে ভালো বানায় না? হ্যাঁ, हाँ, শিয়ালদাই, আইডিয়াল सियालदह में, হাইট। हाँ सियालदह में अच्छा बनता है। एड्रेस दे दे, मैं सबको भेजता हूँ। ठीक আইডিয়াল হাইটস এর নিচে বসে প্রণব দা। है, चलो ठीक है। सो व्हाट इज द पॉइंट? अब चलो यहाँ पर 2 मिनट में पुचका बात कर लिया, लेकिन पुचका वाला पुचका बेच रहा है, रसगुल्ला वाला रसगुल्ला बेच रहा है, तो वो आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, आप खरीदने जाते हो। यही चीज मानो थोड़ा बड़ा पैमाने में होता है। सपोज से फॉर एग्जाम्पल, आजकल तो एक कोलकाता का एक फैशन हो गया है, जैसे मानो अभी अक्षय तृतीया आ रहा है। क्या आ रहा है सर? जानते हो ना, अक्षय तृतीया एक फेस्टिवल है सर, है ना, एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ऐसे भी पहला बैसाख कुछ दिन, हाँ अच्छा, कुछ दिन पहले पहला बैसाख भी था। मैंने देखा दुकान के सामने क्या करके रखा है, अलग अलग दुकान के सामने ऐसे क्या होता है ना, लोग उस दिन विजिट करते हैं और नए दुकान से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो तुम स्पेशल डे में सोना खरीदने जाओगे, तो सोनार ने क्या किया, अपने दुकान के सामने फुचका का स्टॉल लगा दिया। क्यों लगाया? मैंने बेसिकली आज सोना खाओ और अनलिमिटेड फुचका खाओ, फ्री, है ना। तो दुकानदार को लोग बोलते हैं ना, इतना चीज ले रहे कुछ खिलाई है, तो फुचका का दुकान लगाया था। मैं देखा रूपंकर ने मेरे को बोला था कि फुचका दुकान लगा के भी कोई सोना खरीदने नहीं जा रहे। सो व्हाट इज द पॉइंट? अच्छा, फुचका का दुकान फ्री में नहीं लगा, उस फुचका वाले का पूरा दिन का जो सेल है वो पूरा एक दिन के लिए बुक करना पड़ता है ना। तब जाके वो फुचका वाला उस दुकान पे उस पर्टिकुलर डे पे आके रुकता है। शादी में भी तो देता है सर, है ना, शादी में फंक्शंस में, है ना, फुचका का स्टॉल लग जाता है घर पे, है ना। मेरे को याद है, मेरे अंकल का शादी था, 99 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर कॉफी का स्टॉल लगा और फुचका का स्टॉल लगा। तो फुचका स्टॉल तो मैं फुचका खा लिया, फुचका तो दे दिया, 5 पीस दिया, फिर बोले तुम लोग बच्चे हो जाओ, तुम लोग और नहीं देंगे। कॉफी स्टॉल में क्या बोले, नहीं बच्चे का कॉफी नहीं है। तो मेरे को इतना खराब लगा भी, मेरा अंकल का शादी और मेरे को ही ना करता है, ठीक है। और मैं उतना घर पे बचपन से ना कम ही रहता था, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था कि मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरे को कोई इतना जानता नहीं था कि ये इसी घर का बच्चा है, ऐसा नहीं। मैं इतना मैं बहुत रोया, बहुत रोया, क्योंकि मैं जिस घर का हूँ मेरे को ही कॉफी नहीं दे रहा, ये तो इंसल्ट है ना सर, ठीक है। और मैं थोड़ा दबंग स्टाइल वाला नहीं हूँ, ठीक है, नहीं दे रहा है तो फिर तोड़ फोड़ कर देंगे, ऐसा नहीं है। मैं जाके चुपचाप रोया, फिर अंकल आके पूछ रहे हैं, तो अपना भाईपो को नहीं मिल रहा है, कहाँ गया ये? हाँ, एक तो हॉस्टल में रहता है, हाँ, सब कोई थोड़ा ज्यादा ही प्यार करता था। तो फिर बाद में पता चला कि मेरे को कॉफी नहीं मिला, तो मैं कहीं जाके छुप गया, ऐसे ही अपने मन में। अब शादी में सबके सामने तो रो नहीं पा रहा हूँ, शर्म कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, मैं बोला ना थोड़ा सा ऐसे है। तो फिर बाकी बात कौन ऐसा है, तो मेरा बहन आके मेरे को बोलता है, चल चल देख लेते हैं, मेरे से 4 साल छोटी है, देख लेते हैं कौन तेरे को नहीं दिया, उसको हम देख लेते हैं। तो ऐसा बचपन वाला कहानी है। तो बात यह है कि जो भी डील होता है, चलो ये कहानी कहानी अलग चीज है, बट जो भी डील होता है वो डील पक्का करना पड़ेगा। फुचका वाला को बोला, फुचका वाला नहीं आया, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट के धोखा हो गया ना, इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स ऐसे वैरायटीज ऑफ चीजों में बात करता है। जैसे तुम फ्लिपकार्ट में कुछ चीज ऑर्डर करते हो,
और फ्लिपकार्ट वाले तुमको पहुंचाता नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास राइट टू क्लेम आता है कि नहीं? समझ में आ रहा है सर? तुमने पेमेंट कर दिया पर फ्लिपकार्ट वाले ने डिलीवरी नहीं दिया, तो अगर डिलीवरी नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? ये तो फिर भी आपका एक इंडिविजुअल मैटर है। कितना B2B केस चलता है, B2B माने बिजनेस टू बिजनेस, उनके केस में ये सब चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। छोटा मोटा हम लोग एक नॉर्मल इंडिविजुअल कस्टमर है, हमारे साथ ये चीज तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन बड़े बड़े केस में जब कोई प्रॉब्लम होगा, लोगों का लाखों का करोड़ों का कंसाइनमेंट रहता है, तुमने माल ऑर्डर दिया, माल आया ही नहीं, पहुंचा है नहीं, तो सब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करो? हाँ, बहुत कुछ बोल सकता है, वेराइटीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम का जवाब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देता है। ठीक है, तो चलो हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ने का कोशिश करते हैं। कैमरा को थोड़ा सा मैं ऑफ करूंगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर है सर, मुझे एक बार बताओ तो। जो लोग ऑनलाइन में हो, स्क्रीन शेयर है सर, बोलो। है सर। यस। ओके सर, ओके सर, चलो देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, बेसिक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बात करता है। देखो एकदम क्लियर कट बोलता है, क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसके बारे में बार बार बात कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, बट ये एग्रीमेंट नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं होता, ये एग्रीमेंट बायर और सेलर के बीच में होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगर हो तो इमीडिएट ट्रांसफर आ सकता है, और येट टू ट्रांसफर द एग्रीमेंट, येट टू भी माने ट्रांसफर अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा। ठीक है, उसको फ्यूचर एग्रीमेंट भी बोलता है, माने अभी ट्रांसफर नहीं होगा, बाद में होगा, उसका भी डील अभी से हो जाता है। इसको हम लोग फ्यूचर एग्रीमेंट भी बोलते हैं, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी बोलते हैं। ऑप्शंस माने स्टॉक मार्केट हो गया, बट वहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बेसिकली यहाँ पर गुड्स पे होता है। किस चीज पे होता है सर? गुड्स पे। गुड्स का भी अलग अलग टाइप्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। गुड्स का भी अलग अलग टाइप्स है कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होगा, फ्यूचर गुड्स क्या होगा, कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होगा। अच्छा, जब कोई चीज बेचते हैं, ऑब्वियसली फ्री में नहीं बेचेंगे, क्योंकि बिजनेस फ्री का नहीं होता। बिजनेस फ्री का होता है क्या? फ्री चैरिटी फ्री का हो सकता है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम उसमें से कुछ चैरिटी करोगे, वो फ्री का हो सकता है। बिजनेस फ्री का नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली बदले में कुछ मनी कंसिडरेशन रहेगा। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन के बारे में पढ़े हैं, है ना? कंसिडरेशन क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में? समथिंग इन रिटर्न। इसको और एक अच्छा भाषा बोलता है सर, क्विड प्रो, क्विड प्रो क्वो। वेरी गुड सर, क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो माने समथिंग इन रिटर्न। तो एक हो गया मनी कंसिडरेशन। तो जब प्राइस का मैटर आएगा, वो कैसे सेटल होगा? एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी आ जाता है। जैसे कि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक एक्सटेंशन है, इसलिए यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाएगा। अच्छा, एग्जिस्टिंग गुड्स का भी देखो तीन तरह का टाइप दिया, स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनएसर्टेन, अलग अलग बात किया है सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर ये सारा चीज धीरे धीरे समझ में आ जाए। कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो आज यहीं से पढ़ते हैं, जानने से मतलब है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है, ये बेसिकली इंडिया में गुड्स बेचने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके डील करता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद द लॉज रिलेटेड विद द सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो बहुत ही पहले बना हुआ सर, ब्रिटिश पीरियड में बना हुआ था। किसके पीरियड में बना हुआ था? तुषार कहाँ हो सर? देवघर में वो लग रहा है, दोस्तों को याद कर रहे हो या बाबा को?
मैंने बाबा वैद्यनाथ को। याद आ रहा है क्या? मुझे तो बड़ा याद आता है वैद्यनाथ जी। Sale of Goods Act 1930 deals with the laws related to the sale of goods in India. This act is mainly based on English Sale of Goods Act 1893. माने ये जो 1930 वाला एक्ट इंडिया में है, इसका जो बेसिस है वो अंग्रेजी का, माने अंग्रेजों का जो लॉ उनके कंट्री में चलता था 1893 में वो लोग बनाया था, उसी से कहीं ना कहीं इसको लिया गया। Before the Sale of Goods Act 1930, all the provisions related to the sale of goods was covered under the Chapter 7 of Indian Contract Act 1872. कहीं ना कहीं हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बिजनेस रिलेटेड का सेल ऑफ गुड्स को भी मैनेज कर लेता। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या है ना, समय के साथ साथ बिजनेस मैटर इतना कॉम्प्लेक्स होता गया कि उसके लिए अलग से एक लॉ बनाना पड़ा। इवन पहले तो कंपनीज एक्ट भी प्रॉपरली नहीं था, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही नॉर्मल कंपनी का भी मैटर संभाला जाएगा। तो जितना समय जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगा और हर इंडिविजुअल मैटर पे लॉ आ जाएगा, छोटा छोटा मुद्दे पे लॉ आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रहा है डे बाय डे। जैसे एक अलग एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आजकल डॉक्टर के पास जाओ, सपोज मानो इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो रहा है आज के डेट में, या जितना समय जाएगा, मानो तुमको प्रॉब्लम हुआ है हाथ में, लेकिन हाथ में जो प्रॉब्लम है शायद वो शोल्डर से कनेक्टेड है, तो डॉक्टर जो है बोले नहीं मैं हाथ का ही डॉक्टर हूँ, मैं शोल्डर का डॉक्टर नहीं। आप एक काम करिए, पहले आप शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, शोल्डर ठीक करिए, फिर मैं हाथ का ऑपरेशन के बारे में बोल सकता हूँ। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि सपोज आपको कान में प्रॉब्लम है, तो बंदा बोलेगा मैं लेफ्ट ईयर के बारे में जानता हूँ, मेरे को राइट ईयर का स्पेशलाइजेशन नहीं है। आप पहले ना राइट ईयर को ठीक करके आइए स्पेशलाइस्ट के पास जाके, फिर जाके मैं आपको लेफ्ट ईयर ठीक करा सकता हूँ। आजकल डॉक्टर के पास जाने से पहले ही डॉक्टर ना आपको हजारों टेस्ट लिख देगा। अरे भाई एक आध टेस्ट दे, ठीक है, नॉर्मल सा बीमारी है, हजारों टेस्ट लिख के दे दिया। वो बंदा जाके बोला 3 दिन से नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पहले उसका बेसिक सिम्टम्स चेक कर, उसका प्रेशर चेक कर, डायबिटीज वगैरह है तो वो बाद में देख लेना, बेसिक प्रेशर
এ সবাই আওয়াজ পাচ্ছে? হ্যালো, हाँ सर। ओके सर। यहाँ जो लोग हो म्यूट कर दो सर, म्यूट कर दे। खुशी कर लिए? भी आपका आवाज आएगा नहीं, तेरे वहां से आवाज आ रहा तो आएगा है। नहीं, उसको तो म्यूट कर सकते हो। साइलेंट कर दे फिर, तेरे को तो क्यों साइलेंट नहीं होता है? होता है। स्पीकर ऑफ कर दे तेरा। हो गया? फिर से हो रहा है? नहीं। ये सर इधर इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है। अब सबको मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके सर। और स्क्रीन शेयर है सर? है सर। देखिए, स्क्रीन दिख रहा है तेरे को मोबाइल में? सबको दिख रहा है जो लोगों के पास किताब नहीं है यार? ठीक है, चलो, पढ़ाई बंद नहीं होगा। उपाय है, इच्छा है तो उपाय भी हो जाता है ना? बंगाली में एक कहावत है, बोले যদি থাকে মন, কি বলে বল বাঙালি? যদি থাকে মন तो তেঁতুল পাতায়, सुनिस नहीं? बोले अगर यदि अगर मन, अगर किसी का माइंड मिलता है, इमली का पत्ता देखे हो ना कितना छोटा होता है, हाँ? तो उस पत्ते में भी 4 आदमी बैठ सकता है, मतलब उसको बोलते हैं कि जोली था के मन तो तेतुल पाता है 3 जोन। मतलब अगर इंसान चाहे तो, अगर प्यार मोहब्बत है ना, वो किसी भी तरह से छोटा सा घर में भी रह जाता है। और अगर प्यार मोहब्बत नहीं है ना सर, अगर 10,000 स्क्वायर फीट में घर दे दो ना, सबको कम ही लगेगा और मारपीट ही करेगा। चलो, वही मतलब अगर पढ़ने का इच्छा हो तो किसी तरह से भी हम लोग पढ़ सकते हैं, और अगर इच्छा ना हो बहाना मार के, किसी को गर्मी लग जाएगा, किसी को बोलेगा कि भाई ऐसे थोड़ी होता है ना? इच्छा होना चाहिए। चलो ठीक है, ये स्क्रीन शेयर है, देखो है स्क्रीन शेयर? ठीक है, आने दो, नेटवर्क आने में टाइम लगेगा। स्क्रीन शेयर है सबको? आप लोग दिखे थे ना? ठीक, चलो। अच्छा, पता था ये इलेक्ट्रिसिटी बदमाशी करेगा, बदमाश है ये इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो सर कहता है कि पहले क्या होता था, सारा खेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट संभाल लेता था। A strong need was felt to have an independent Sale of Goods Act, and consequently a new act called the Sale of Goods Act 1930 was passed. ठीक है? The act came into force from 1st July 1930. कब से आया? 1930 के पहला जुलाई में आया, और उसके बाद पूरे देश में ही ये लागू हो गया। इवन कश्मीर में भी ये लागू था। ठीक है, कश्मीर में ऐसे बहुत सारा लॉ को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते थे, पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कश्मीर पे लागू होता था। अभी तो सब कुछ ही लागू हो चुका है कश्मीर में। कश्मीर को और कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, जैसे बाकी स्टेट्स हैं, कश्मीर भी वैसा ही बन गया है। ठीक है, पहले ही बन जाना चाहिए था, फालतू में मसला बना के रखा। पॉलिटिशियंस लोग कश्मीर का मसला, कश्मीर का मसला, अरे क्या करेगा इतना मसला लेके, खाने पे कहाँ देगा मसला? ऐसे उर्दू में बोलते हैं सर, मसला बोलते हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैटर क्या है, हाँ? तो उर्दू वाले लोग ऐसे, हाँ, पाकिस्तानी लोग ऐसे बोलते हैं। असल में मसला ये नहीं है। वैसे पहले पहले जब मैं सुनता था, कौन सा मसला डालेगा अभी? Sale of goods is one of the specific forms of contract recognized and regulated by law in India. Sale is a typical bargain between buyer and the seller, है ना? सेल एक ऐसा चीज है, इसमें बायर के साथ सेलर का हमेशा एक टिपिकल क्या होता है सर? बार्गेनिंग होता है ना? थोड़ा कम करो। सेलर बोलेगा ज्यादा में बेचेंगे, और बायर बोलेगा कम, थोड़ा कम करो। इन लोगों के बीच में तू मैं क्या होता है? चलता रहता है। तू मैं लाइक टॉम एंड जेरी, कभी वो उसके पीछे, कभी वो उसके पीछे, होता है ना? तो बायर सेलर इज काइंड ऑफ टॉम एंड जेरी। ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 allows the parties to modify the provisions of the law by express stipulations.
ठीक है, स्टिपुलेशंस माने रूल बना के। However, in some cases, this freedom is severely restricted. किसी किसी केस में ये जो बायर सेलर का जो ये मॉडिफिकेशंस है, ये कभी कभी रेस्ट्रिक्ट भी किया जाता है। Sale of Goods Act 1930 is an act to define and amend the law relating to the sale of goods. तो चलो देखो क्या बात करता है। सबसे पहले तो स्कोप ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का स्कोप क्या है। तो पहला स्कोप बताते हैं सर, प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ऐसे स्कोप के बारे में मैं पहले आप लोगों के साथ नॉर्मल भाषा में बात कर रहा था, स्टार्टिंग जो 5-10 मिनट में बात कर रहा था, इसी स्कोप के बारे में बात कर रहा था कि आखिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्यों क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो वही थोड़ा सा फिर से बोला है, किताबी भाषा सुन लो थोड़ा। The provisions of the act are applicable to the contracts related to the sale of goods, which means movable properties. कौन सा प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी, माने जो प्रॉपर्टी मूव करता है। ठीक है, जैसे मानो लैंड और बिल्डिंग मूव करता है क्या? नहीं करता है ना। तो अगर लैंड बिल्डिंग मूव नहीं करता, लेकिन वो भी तो मार्केट में बिकता है, लेकिन लैंड और बिल्डिंग के यहाँ पर यूज नहीं हो। सुमित एक भी बात नहीं करेगा, तुम लोग एग्जाम देना है दो, पर एक भी बात नहीं करेगा। मेरे को डिस्टर्ब होगा तो फिर अलग अलग बैठा दूंगा, मैं लास्ट वार्निंग दे दी। ऐसे मैं चाहूँ तो अभी बिठा सकता हूँ। चुपचाप एग्जाम देना है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी माने लैंड एंड बिल्डिंग्स, वो सेल ऑफ गुड्स में डील नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स में लैंड बिल्डिंग जैसे चीज डील नहीं होगा। हाँ, प्रॉपर्टी एक्ट, लैंड बिल्डिंग के लिए अलग से एक एक्ट होता है प्रॉपर्टी एक्ट, वो हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। मैंने सीएसईएमए वाले को, सीएस वाले को प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, कहीं पर भी नहीं है। प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर एक्चुअली हम लोग को डील नहीं करना होता है ना सर। प्रॉपर्टी का डीलिंग नॉर्मली लॉयर लोग करता है ना। तो प्रॉपर्टी मैटर को और हम लोगों को नहीं दिया, इतना ऐसे ही इतना सारा चीज दिया, और क्या देगा। ठीक है, प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पॉइंट कहीं दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कहीं पर भी नहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखता है। बट प्रॉपर जो प्रॉपर्टी एक्ट है उसके बारे में हम लोगों का जो कॉमर्स का एरिया है उसमें प्रॉपर्टी एक्ट को प्रॉपरली डील नहीं किया जाता। वो एलएलबी वगैरह में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एलएलबी, एलएलबी, हाँ, लीगल जो लॉ का पढ़ाई है वो लोग पढ़ता है। एक सेकंड सर। अभी तक नेट नहीं है। एक और 2 मिनट देख लो। अच्छा, तो जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो तो है ना सर, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो जो भी प्रोविजंस अप्लाई होता है, ऑलमोस्ट वो सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में भी अप्लाई हो जाता है। यानी हम लोग जो चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी देखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर बोला है सर, जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 apply to a contract of sale of goods as far as they are not inconsistent with the express provisions of sale of goods act। माने अगर किसी कोई ऐसा जगह हो जहां पर ऐसा दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैटर को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तभी जाके हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट को स्पेसिफिकली देखते हैं। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक अनडिस्प्यूटेड एक्ट है जो हर जगह में एप्लीकेबल हो जाता है। अनडिस्प्यूटेड समझते हो ना, नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो माने कोई भी लीगल केसेस हो बिजनेस मैटर में, पहले तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को ही देखा जाएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बाद में ही देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है।
और एग्जाम में वेटेज भी रहता है, स्पेशली अगर तुम सीए फाउंडेशन का एग्जाम देखो, सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम देखो, सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अच्छा खासा क्वेश्चन पुट करता है, इवन एज वेल एज सीए एग्जीक्यूटिव एग्जाम में। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना वाइटल है कि वो वेटेज रखता ही रखता है एग्जाम। किसी का 10 मार्क्स, किसी का 15 मार्क्स, किसी किसी केस में तो 25-30 मार्क्स तक पूछ देता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, किसी किसी केस में तो 30+ मार्क्स भी पूछ देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ मजाक नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ मजाक नहीं, सिंपल बात है। The expression used but not defined in the sale of, अच्छा इसका मतलब क्या सेल ऑफ गुड्स ना पढ़े, ऐसा बात कहाँ बोल रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के साथ मजाक नहीं करने बोला, इसका मतलब ये थोड़ी बोला कि सेल ऑफ गुड्स नहीं पढ़ना है। लोग अलग ही सोच लेता है। The expression used but not defined in Sale of Goods Act 1930 and defined in the Indian Contract Act 1872 have the meaning assigned to them in that act. मैंने एक्चुअली कहता है कि अगर कोई मैटर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं बोला है, अगर कोई मैटर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं बोला है, तो इसका मतलब हम लोग देख लेंगे कि क्या इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ बोला है। बात समझ में आ रहा है? अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं बोला है, किसी मैटर को सॉल्व करने के टाइम पे, तो कोर्ट क्या करता है या लीगल जो माने अथॉरिटी होते हैं वो क्या करते हैं सॉल्व करने के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बोला है उसी चीज को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, माने हो सकता है कि किसी मुद्दे पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है, कुछ बोला नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो बोला हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला हुआ है तो वो उस चीज को कंसिडर कर लेता है। यही चीज यहाँ पर आपको कहने का कोशिश करना है। समझ में आया सर? अब इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, डेफिनेशंस। लॉ पढ़ोगे, हर लॉ का ना अपना अपना कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का एरिया होता है। अब इसको इग्नोर ना करें। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लॉ का जो डिफरेंट डेफिनेशंस जानना पड़ता है ना स्टूडेंट को, वो बहुत वाइटल है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स, और सेल ऑफ गुड्स होता है बायर एंड सेलर के कारण। और अगर हमें यही नहीं पता कि बायर कौन होता है एज पर लॉ, आपको नॉर्मल कोई बोलेगा सर ये कोई पढ़ने वाला बात है, जो चीजें खरीदने जाते हैं वो बायर होता है, और जो चीजें बेचने जाता है वही से क्या हो जाता है, जो बेचता है वो सेलर हो जाता है, जो खरीदार है वो बायर है, जो बेचने वाला है वो सेलर है। इसमें कौन सा डेफिनेशंस पढ़ने का जरूरत है? नहीं सर, आपको आगे आगे कुछ पॉइंट्स का डिटेल्स में पता लगेगा, आप समझ जाओगे कि क्यों ऐसा चीजें देखने को मिलता है। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ सर स्क्रीन शेयर हो जाता है कि नहीं, अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। स्क्रीन शेयर होने के लिए यहाँ पर नेट आना जरूरी है। आई थिंक अब हो जाएगा। ये सब कोई कनेक्टेड है ना आप लोग ऑनलाइन में? क्योंकि मैंने नेटवर्क चेंज किया। ठीक है, दिख रहा है ना सर? अच्छा, तो स्क्रीन शेयर होएगा सर। अब देखो बायर के बारे में लॉ क्या डेफिनेशन देता है। कहता है कि बायर एंड सेलर, बायर मीन्स अ पर्सन, बायर मीन्स अ पर्सन who buys or agrees to buy goods, जो खरीदने के लिए, भाई किसी का आवाज आ रहा है, आवाज कम कर, आवाज को कम कर। बायर मीन्स ए पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई गुड्स। एग्री टू माने या तो वो खरीद रहा है या फिर एग्री कर रहा है कि ठीक है मैं खरीदूंगा, मैंने अभी नहीं खरीदा, बाद में खरीदूंगा। सर जो बाद में खरीदेगा वो भी बायर हो सकता है, यस, कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हो सकता है। इसके आपको मैं कुछ रियल एग्जांपल बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल, आप लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुने हो? जैसे से फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, नाम सुने हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में? क्या बोलते हो सर? इट्स अ वेरी नॉर्मल फेनोमेना इन इंडिया एज वेल एज इन पंजाब स्पेशली। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है,
जो बेचने वाला मैंने बेसिकली जो फार्मर होता है ना, जो फार्मर होता है उनके साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन डील करते हैं। क्या डील करता है कि भाई तुम अपने खेती में, तुम्हारे लैंड में जो भी होगा वो मैं खरीदूंगा। सपोज मानो ये बंदा आलू आलू का खेती करता है, आलू माने पोटैटो सर, पोटैटो भी हो सकता है, शुगर केन हो सकता है, जिसका मार्केट में काफी वैल्यूएशन मिलता है, पोटैटो का मिलता है, शुगर केन का मिलता है, चाय का भी मिलता है। ऐसे मैंने पोटैटो से याद आया, पोटैटो का। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरह का काम क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप लोग मार्केट में चिप्स तो खाते होंगे सर, हाँ क्या पसंद करते हो? लेज है ना, चिप्स का नाम लेते ही ले एक है लेज और एक है, आजकल क्या चल रहा है, आजकल लेज से ज्यादा और एक बिकता है, वो एक क्या बीकाजी का भी एक मार्केट में आया है, बीकाजी फूड्स बोल के। इंडियन रेल आजकल लेज नहीं बेच रहा है, बीकाजी बेच रहा है। ज्यादातर चिप्स पे लोग ट्रेन में जाते जाते ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो चाहे फैक्ट्री लेज का हो, हाँ हाँ बीकाजी सिमिलर काइंड ऑफ, हाँ किसे, किससे फैक्ट्री लेजे, रानाघाट स्पेशल बलवीर। यहाँ का एक लोकल चिप्स है सर, ये नोदिया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, उसका जगह का नाम है रानाघाट। सियालदह लाइन में तुम कोई भी ट्रेन में चढ़ो, यहाँ पर जितना लोकल ट्रेन चलता है, यहाँ पर तो हर 5-10 मिनट छोड़ छोड़ के लोकल ट्रेन अवेलेबल होता है। और लोकल ट्रेन में एक चिप्स बिकता है, उसमें चिप्स होता है, अलग अलग टाइप्स का सर नमकीन होता है। वो नमकीन यहाँ पर एक लोकल एरिया में बिकता है, मैंने वहाँ का लोकल है। बट अब वो इतना फेमस हुआ है वो लोकल इंडस्ट्री कि नाम उसका लेता है लेकिन बनाता कहीं भी है, ठीक है, और नाम ले लगा था रानाघाट स्पेशल। इसलिए वो बोला, उसका घर तो रानाघाट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलने से मेरे को एक आइडिया लगा कि वो सेम पैकेजिंग में रानाघाट लिखेगा, क्योंकि वो रानाघाट स्पेशल बोलने से ही मार्केट में बिक जाएगा। वैसे लेस बोलने से नॉर्मल हम लोग जैसे जो थोड़ा सा, हाँ लेस का चिप्स खा रहे हैं, धोनी ऐड दे रहे हैं भाई, है ना, लेकिन नॉर्मल लोकल ट्रेन में लेस कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि लेस में रहता है 4 टुकड़ा रहता है, उसके लिए कौन 20 रुपया देगा। वहां पर तुमको इतना चिप्स मिलेगा, 20 रुपीज देगा तो इतना चिप्स मिलेगा। खुद खाओ, दोस्तों को बांटो, खाते खाते खत्म नहीं होगा, फिर बोलेगा ये तू खा, ये तू खा, ऐसा करता है। हाँ थोड़ा टेस्ट में डिफरेंस होगा, ये थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड में बनता है, वो थोड़ा सा अमेरिकन स्टाइल में बनता है, ये सब कटिंग वटिंग दे देता है, ये छिड़क देता है, फ्लेवर दे देता है ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चिप्स ही है। मुझे तो नॉर्मल चिप्स ज्यादा पसंद आता है ऐसे देखा जाए तो, और फायदा भी है 20 रुपीज में पेट भर में चिप्स मिल जाएगा। तो वट एवर विद द पॉइंट, भाई पॉइंट इज वेरी सिंपल। मैं यहाँ पर क्यों आपको ये चिप्स का बात कर रहा हूँ, ये लेस कंपनी वाले जब अपना चिप्स बनाने के लिए क्या करता है, आलू फैक्ट्री के पास बने, जहां पर आलू फैक्ट्री नहीं, आलू का फार्मर्स के पास जाएगा। मोटा मोटी जिनको एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत भी आइडिया है उनको पता होगा, मोटा मोटी कोई भी चीज बनने में ना अप्रॉक्स 3 महीने के आसपास टाइम लगता है, कम से कम 3 महीना, 4 महीना भी लग सकता है, बट मिनिमम 3 मंथ्स मान के चलो। ये जो सब्जी वगैरह उगता है ना, धान उगता है, सब्जी उगता है, 3-4 महीना लगता है, मैंने धान लगाने से लेके 3 to 4 months उसका पूरा पूरी कंप्लीशन के लिए। तो पॉइंट ये है सर, जैसे मानो अभी फार्मर्स यहाँ पर फार्मिंग कर रहा है, और मानो कि मेरा चिप्स का फैक्ट्री है, और मैं इनको जाके बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ पर जो भी आलू बनेगा ये मैं लेने वाला हूँ। लेकिन सवाल उठता है कि भाई आलू कितना बनेगा, मार्केट में अगर आंधी तूफान आ जाए, ड्रॉट हो जाए, तो जितना प्रोडक्शन होना था उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे हालत में डील तो प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट उनको करना पड़ता है, किसको, बिजनेसमैन को। और अब आप बोलोगे सर फार्मर को क्या फायदा, फिर सर दोनों साइड में फायदा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फार्मिंग कर रहा है, इनको पता है कि मानो इसमें जितना जमीन है, इसमें जो भी आलू बनेगा उसका मार्केट वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, लेकिन अभी 3 महीना पहले डील हो रहा है 1 करोड़, 3 मंथ्स लेटर दाम कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। सर ज्यादा क्यों मिलेगा, सर ज्यादा इसलिए मिल सकता है अगर बाकी स्टेट में प्रोडक्शन नहीं हुआ और डिमांड हाई है, तो 1 करोड़ का चीज शायद 1 करोड़ 20 लाख में बिक जाए। सपोज ये बंगाल का एग्रीकल्चरल लैंड है, आलू बिहार में भी होता है, आलू पंजाब में भी होता है, आलू उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या बिहार में प्रॉपर आलू प्रोडक्शन नहीं हुआ, बट बंगाल का आलू का क्वालिटी थोड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है, आलू के केस में।
ऐसे बाकी हर जगह का अपना अपना बेस्ट चीज होता है, मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। अब पॉइंट इज दैट कि मानो अभी बंगाल का आलू ही बना है, बाकी जगह में आलू नहीं बना, तो जो चीज तुम डील यहाँ पर 1 करोड़ में कर रहे थे, शायद अगर बाकी लोगों का नहीं होगा तो तुमको 1.20 करोड़ में मिलेगा। लेकिन ये तो 3 महीने बाद पता चलेगा, अभी तो पता नहीं कर सकते। सपोज बंगाल में पर्याप्त बारिश हुआ है, ध्यान से बात को समझना, बंगाल में बारिश प्रॉपरली हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ, तो आलू के लिए जितना जरूरी था नहीं हुआ, तो वहां का एग्रीकल्चरल इश्यूज हो जाएगा। ये फायदा का प्रॉब्लम बाद में हो सकता है, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। सपोज तुम्हारे एरिया में ड्रॉट हुआ, जैसे इस बार बंगाल में जिस तरह का धूप खिला है, पता नहीं बारिश टाइम पे होगा कि नहीं, अगर होगा भी तो क्या हाल है। जैसे बैंगलोर में 5 मंथ्स लेटर, 5 महीने में लास्ट एक बूंद बारिश नहीं हुआ, कल बारिश हुआ बैंगलोर। लास्ट बारिश हुआ था नवंबर के 20 तारीख में, मैंने बारिश का बूंद देखा था बैंगलोर वाले। बैंगलोर का लोग लास्ट बारिश देखा था नवंबर के 20 तारीख को, और कल अप्रैल के मई के 3 तारीख को उनको उनको बारिश का बूंद मिला। गवर्नमेंट से ऑलरेडी 20,000 करोड़ का ड्रॉट रिलीफ लेके रखा है। तो समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे सिचुएशंस किसी भी स्टेट में हो सकता है, जैसे अभी बैंगलोर में हुआ है, ठीक है, बंगाल में भी हो सकता है। तो ऐसा अगर ड्रॉट वगैरह हो जाता है, तुम्हारा जो प्रोडक्शन होना था वो नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेज का मालिक जो है वो तुमको एक सपोज 1 करोड़ में से अभी तुमको 10 लाख देके रखा, 10 लाख देके तुमको बुक करके रखा ताकि तुम किसी और को ना बेचो। लेकिन साथ में ये भी कंडीशन लगाता है कि भाई अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा तो फिर मैं इतना दाम आपको नहीं दूंगा। डील 1 करोड़ का हुआ है, हो सकता है कि बाद में 70 लाख मिले, हो सकता है बाद में 80 लाख मिले। लेकिन ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये फार्मर्स लेस कंपनीज के साथ एक फिक्स डील बना लेता है कि फ्यूचर में दाम 1.5 करोड़ तक जा सकता था, लेकिन वो 1 करोड़ में फिक्स कर देगा। इसमें फार्मर को फायदा ये है कि शायद वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका लॉस भी नहीं। आप लोग ऐसे इस बात को सुनने में थोड़ा सा अजीब फील कर रहे हो, ये बिल्कुल अजीब चीज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इतना बेहतर कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर स्टॉक मार्केट में एक पूरा कोर्स चलता है या एक पूरा कॉन्सेप्ट चलता है जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं हम। डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। जो है नहीं उसको डिराइव करना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का साइट ओपन करोगे ना, या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का साइट ओपन करोगे, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ इस फ्यूचर के ऊपर बेस करके ट्रेड चलता है कि फ्यूचर में क्या होगा, इसके ऊपर बेस करके। एक सेकंड में दिखाता हूं आपको। ये देखो, आप लोगों को लग रहा है क्या है फ्यूचर, हाँ क्या है फ्यूचर, हाँ होगा कुछ फ्यूचर। हाँ, डेली लाखों, डेली ना मिलियन बिलियन डॉलर का खेल खेलता है, मिलियन बिलियन पे खेल खेलता है। ये देखो क्या है मार्केट का नाम, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर 3 तरह का डेरिवेटिव का खेल खेलता है जो फ्यूचर पे डिपेंड करके चलता है। कॉन्ट्रैक्ट आज होता है लेकिन उसका डील पक्का होता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, किसी किसी केस में तो 6 महीने बाद भी होता है। जैसे गोल्ड वगैरह के केस में 2 मंथ्स में डील कंप्लीट होता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक डील में जा सकते हो। ये सब चीज आगे आगे पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा। उसके लिए ये सब सीए का पढ़ाई, सीएमए का पढ़ाई को गौर से करना पड़ेगा। और साथ में अगर स्टॉक मार्केट अलग से पढ़ो तो भी पढ़ सकते हो, नहीं तो फाइनल में जाके मिलेगा। हाँ, सीए फाइनल में भी, सीएमए फाइनल में भी। पर उससे पहले करना चाहे कोई तो उसके लिए स्टॉक मार्केट का अलग से पढ़ाई होता है, एनएससी का भी होता है, एनआईएसएम का भी होता है। ये देखो क्या है इसमें, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। ये सब डेरिवेटिव बने फ्यूचर, जो आज नहीं होगा, कब होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 हफ्ता बाद। ठीक है, उन्हें हमेशा हम लोगों को लगता है कि जो आज है वही है, नहीं सर। बिजनेस कहता है कि जो कल है वो भी है, जो कल हो सकता है उसका डील आज भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारा चीजें हैं, जस्ट आपको एक आइडिया के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताने का कोशिश किया कि ये चीज कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ठीक है, आप सोच सकते हो छोटा मोटा, आपके ऊपर है। बायर मीन्स ए पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। बायर मीन्स ए पर्सन हु एग्रीज टू बाय गुड्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 इसमें बोलता है। सेलर कौन है? सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13।
सर पढ़ने के टाइम पे अपना शॉर्ट नोट्स बनाने का कोशिश करो, कॉपी रखो अपने सामने, सेक्शन को लिखा करो कि हाँ सेलर के बारे में ऐसे लिखा। अच्छा सर सेलर पढ़ा रहे हैं, सेलर के बारे में 2 सबसेक्शन 1 में बोला, ठीक है। अच्छा बायर के बारे में, सॉरी बायर के बारे में बोला सेक्शन 2 1, सेलर के बारे में बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। ये सब लिख लिख मतलब थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है। क्या है ना, मेमोरी के साथ साथ अगर लिखने का भी आदत रखोगे तो फिर वो ज्यादा मेमोराइज होता है। ये रोज बोलता हूँ मैं, बोलने के बाद तब महाराज महारानी लोग ओपन करता है। इसका तो काम ही है बोलना, हमको क्या, बात कुछ ऐसा हो जाता है, हम नहीं लिखेंगे वे, तुमको क्या, काइंड ऑफ। आदत डालो सर, आदत डालो। अच्छा तो बायर सेलर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिप्रेजेंट द टू पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। बायर सेलर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री माने जैसे तेरे बिना तेरा गर्लफ्रेंड कैसे होगा, तेरे कारण तेरा गर्लफ्रेंड है और तेरे गर्लफ्रेंड के कारण तू उसका बॉयफ्रेंड है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। कोई किसी का गर्लफ्रेंड तभी हो सकता है जब उसका कोई बॉयफ्रेंड हो, और कोई किसी का बॉयफ्रेंड तभी हो सकता है जब उसका कोई गर्लफ्रेंड हो, अदरवाइज नहीं। सर बॉय बॉय का भी तो हो सकता है, डिफरेंट इशू छोड़ो, ठीक है। हस्बैंड का वाइफ, वाइफ का हस्बैंड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। वैसा ही बायर का सेलर, सेलर का बायर, जितना भी नोक झोंक करे, जितना भी बार्गेन करे, बट एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं है। एक बायर के साथ सेलर का कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन सेलर रोज रोता है बायर के लिए, और बायर भी मन ही मन में सेलर को ढूंढता है, भाई कौन बेचेगा मेरे को, कौन बेचेगा मेरे को। रिश्ता ही अलग है सर। हाँ वो एक रिश्ता है ना, वो एक सीरियल चलता था पुराने जमाने में। हाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, सुने हो कभी, स्टार प्लस में चलता था। सर आप आदिम काल का इंसान हो, आप क्या सुने हो। सर बहुत सीरियल देखता था, कभी नहीं देखता था मैं, सिर्फ सीरियल का जो टोन चलता था ना, वो म्यूजिक घर पे माँ बहन लोग देखता था ना, वो मेरे कान में आता था, ठीक है। और वो डेली डेली सुबह शाम को 7 बजे कोई सीरियल चलेगा या 8 बजे चलेगा घर में, ठीक है। जैसे बंगाली सीरियल फैमिली में एक एक कुछ साल पहले एक चलता था, क्या माँ बोल के एक सीरियल होता था, ठीक है। तो उसमें एक गाना आता था, तो माए छड़ा घूमा से न माँ, ऐसा करके एक टोन आता था। हाँ ये देखो लोग करेंगे, ठीक है। और हाँ हाँ, इसीलिए अब 14 साल से तुम अगर एक ही टोन को रोज सुनते हो, ठीक है, तो फिर सोचो तुम्हारे कान में वो नहीं बजेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ बहुत चला है। हाँ तो मैं छड़ा घूमा से ना माँ, सुन सुन के कान खोल के। चलो छोड़ो सर। तो बायर एंड सेलर आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड मैंने यूज किया। एंड रिप्रेजेंट द टू पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बोथ द टर्म्स आर हाउएवर यूज्ड इन अ सेंस वाइडर देन देयर कॉमन मीनिंग, ठीक है। ये दोनों टर्म को इसलिए यूज किया गया, माने वो अपने कॉमन मीनिंग के साथ बहुत ही नॉर्मल है। कॉमन जो मतलब है वो तो है ही, बट उससे भी बड़ा है। जैसे कि नॉट ओनली द पर्सन हु बाइज, बात तो सुनो सर, नॉट ओनली द, तुम लोग इतना बात करेंगे तो ये लोग कैसे सुनेगा। Not only the person who buys but also the one who agrees to buy। अभी जो आपको मैं चिप्स वाले का बात कर रहा था, नॉट ओनली द पर्सन हु बाइज बट ऑल्सो द पर्सन हु एग्रीज टू बाय, माने जो बोल रहे कि हाँ मैं खरीदूंगा वो भी बायर है, ठीक है। सिमिलरली अ सेलर मींस नॉट ओनली अ पर्सन हु सेल्स, जो बेच रहे सिर्फ वही सेलर नहीं है, वो भी सेलर है जो एग्री कर रहा है सेल करने के लिए कि हाँ मैं सेल करूंगा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सेल कर रहा है उसको सेलर बोलना आसान है, जो सेल नहीं किया उसे भी सेलर कैसे बोल सकते हैं, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसे सेलर बोलता है। बाई जो कर रहा है उसे बायर बोलना इजी है, पर जो बाई नहीं, माने जो बाई करने का वादा कर रहा है कि हाँ मैं बाई करूंगा, उसे तुम इतना इजीली बाई कैसे, बायर कैसे बोल सकते। लेकिन सर उसके लिए कुछ एक बेसिक लेवल ऑफ, सपोज मैं जैसे आपको बोल रहा था 1 करोड़ का डील था, 5 लाख देके क्या, है ना। तो ऐसे बोल सकते कि मेरा फ्यूचर में पूरा चीज भी खरीद सकता है ना, प्रोस्पेक्टिव बायर। या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि हाँ
कॉन्ट्रैक्ट तो किया तो फिर करेगा। समझ में आ रहा है ना सब बात? तो सर ये बेसिकली क्या हो गया, वाइडर सेंस। क्या सेंस सर? वाइडर माने चौड़ा लेवल में बोल रहा है, ठीक है, नैरो सेंस में नहीं, चौड़ा सेंस से बोल रहा है। अच्छा, गुड्स के बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं और गुड्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर बोका बोका लगेगा ना सर। पढ़ रहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पता ही नहीं कि गुड्स क्या है। सर गुड्स माने कोई भी कमोडिटी, या बांग्ला में क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, द्रव्य, बांग्लादेश वाले द्रव्य, তাই তো? अरे জানিস তো ये सब बांग्ला जानिस, ठीक है। तो सपोज कोई भी चीज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना चीज, ठीक है, ऐसे माना ये चीज, तो किसी भी चीज को ही गुड्स बोल दे, नॉर्मल गुड्स का ही मतलब होता है ना। तो इतना सिंपल अगर होता तो फिर आपको पढ़ाया जाता। गुड्स मीन्स every kind of movable property, every kind of movable property other than actionable claims and money, and money, एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के और मनी को छोड़ के। सर ये क्या बात हुआ, मनी कहाँ से? सर आपके पॉकेट में पैसा है ना, सर आपके पास भी तो होगा। हाँ सर, आपके पॉकेट में जो नोट है, मेरे पॉकेट में जो नोट है, वो जो मनी है ना, वो मनी गुड्स नहीं है। सर इसका मतलब हम किसी को गुड्स मनी नहीं बेच सकते ना। पैसा कैसे बेचोगे? हाँ हाँ, मनी के बदले मनी बेचना नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, মানে এক্সচেঞ্জ করা যায়। मनी एक्सचेंज तो तुम अलग कर रहे हो ना, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में जा रहे हो, तुम उसमें मनी नहीं बेच रहे हो सर, तुम एक्सचेंज कर रहे हो, बदले में तुम, बदले में जो आपको वो दे रहा है वो कमीशन खाता है, वो पैसा कहाँ बेच रहा है? सपोज तुम इंडियन करेंसी को अमेरिकन करेंसी में बदल रहे हो, ठीक है, $100 के बदले तुमको इंडियन रुपीस दे रहा है, ठीक है, तो फिर वो बदले में तुमको पैसा थोड़ी बेच रहा है, वो उस एक्सचेंज करने का एक चार्ज लेता है जो गवर्नमेंट उनको एक रेट दे के रखा है, भाई इतना चेंज एक्सचेंज करने में तुमको इतना मिलना चाहिए। पैसा कहाँ बेच रहा है तुमको? हाँ, पैसा थोड़ी बेचता है, पैसा नहीं बेचा जा सकता। समझ में आया सर? तो गुड्स मीन्स एवरी, मैंने एक्चुअली क्यों ये बात बोला, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा सर, बहुत शांति से सुनो तो समझ में आएगा। स्टार्टिंग में बोला कि वो हर चीज जो मूवेबल है वो सेल ऑफ गुड्स में आता है। पैसा मूवेबल है, पैसा भी चीज है, गुड्स है, द्रव्य है ना, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट से चला जाता है तो उसे भी गुड्स बोल दिया जाता है। बट लॉ पहले बोल दिया फिर खुद, every kind of movable property other than actionable claim, actionable claim in the sense, actionable claim माने क्या होता है बोलो? যেগুলো ন্যাশনাল ট্রেজার। এগুলো ন্যাশনাল ট্রেজার তাকে অ্যাকশনেবল ক্লেম বলে? হ্যাঁ, কোথায় শুনেছিস তুই এরকম? মানে হচ্ছে ন্যাশনাল ওই, হুম, মানে হচ্ছে ওই কি এক্সাম্পল দেবো, হ্যাঁ বল, এক্সাম্পল তো দিতে বলছি। যেরকম হচ্ছে ওই ইয়ে কি বলে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। হচ্ছে না, আমাদের এতে আছে আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে মনে মিউজিয়াম, পড়লে বল। মিউজিয়ামে যেগুলো আছে না না, ওগুলোকে অ্যাকশনেবল ক্লেম বলে না। एक्शनेबल क्लेम जैसे मानो अगर किसी से कोई भी चीज तुमको मिलेगा और तुम, अगर वो तुमको ना भी देता है ना फिर भी तुमको मिलेगा। हाँ, जैसे मानो बैंक के पास डिपॉजिट रखे हो, ठीक है, बैंक के पास एफडी रखे हो, वेरी गुड सर, तुम बैंक के पास एफडी जमा करके रखो और एफडी मैच्योर हो गया, ठीक है, और वो बैंक वाला नहीं बोल सकता नहीं नहीं ये तो इतना दिन मेरे पास है, मेरा ही हो गया। इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करता रहा, प्रीमियम जमा करते करते इंश्योरेंस का जितना मैच्योरिटी था हो गया, इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं हमको तो आदत हो गया आपसे पैसा लेने का, ठीक है, अभी आपको ये मैच्योर हम लोग नहीं समझ पा रहे, आपको नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। तुम किसी को घर पे भाड़ा रखे हो और उस पर तुमको रेंट मिलता है तो रेंट तुम्हारा एक्शनेबल क्लेम है, बंदा बोल नहीं सकता कि हम भाई तुमको रेंट नहीं देंगे, ठीक है, मैंने जो तुम्हारा जोर है भाई हमको देना ही है, नहीं देने से मुश्किल हो जाएगा। These kind of things are called actionable claim। तो actionable claim को भी गुड्स नहीं बोला जाता,
एक्शनेबल क्लेम को गुड्स नहीं बोला जाता, ठीक है। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मनी नहीं आता है, याद रखना। एंड इंक्लूड, अच्छा गुड्स के अंदर इंक्लूड क्या होता है, अभी आपको स्टॉक मार्केट बता रहा था, स्टॉक गुड्स है, शेयर्स गुड्स है। शेयर और स्टॉक के बीच में डिफरेंस कोई बता सकते हो? हम लोग दोनों चीज बोलते हैं, शेयर मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। क्या दोनों सेम चीज है? आम आदमी की आंखों में तो सेम ही है, बट खास आदमी की आंखों में सेम नहीं होगा। जैसे आप लोग खास हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी खास होता है, आम तो नहीं है। भीड़ से अलग ही हो रहे हैं ना आप लोग, तो भीड़ से अलग हो रहे हैं तो फिर नॉर्मल लोगों को एक ही है भाई, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, तुम क्या दो चार कलम सीख लिया, ज्यादा जान लिया। मार्केट तो सेम है, लेकिन इसका लीगल डिफरेंसेस है। जब एक कंपनी शेयर इशू करता है और जब उसका सारा शेयर पेड अप हो जाता है, ठीक है, सपोज कंपनी 500 करोड़ मार्केट से रेज कर रहा है, और 500 करोड़ रेज करने के लिए वो एक फेस वैल्यू रखता है और नंबर ऑफ शेयर इशू करता है। जब नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू या जो भी अमाउंट है सब पेड अप हो जाता है, कुछ भी मार्केट में बाकी नहीं रहता है, तो उस पूरा अमाउंट को एक स्टॉक माना जाता है। समझ में आ रहा है? फुल्ली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट किया जाता है स्टॉक, और तब हम उसे स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है। लेकिन अगर वो फुल्ली पेड अप नहीं है, आधा पेड है आधा बाकी है, ऐसा सिचुएशंस में तो उसको शेयर्स ही बोला जाता है, उसको स्टॉक नहीं बोला जा सकता। देयर इज अ लीगल डिफरेंसेस, मार्केट के नजरिए से कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो आम आदमी कुछ गलत नहीं समझता, वो सही समझता है, बट खास आदमी उसका डिफरेंस को जानता है कि भाई स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, शेयर मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंपनी लॉ में पढ़ा जाता है सर, शायद मैं पढ़ा है या फिर बाद में पढ़ाऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, शेयर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स का एक चैप्टर आता है इंटरमीडिएट लेवल में, उसमें ये टॉपिक पढ़ा जाता है, ठीक है। इसलिए शायद बेसिक में नहीं मिला होगा लोग। मैं तो रोज इधर उधर पढ़ाता रहता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि कहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ। जब पढ़ाने बैठता हूँ तब पता चलता है कि भाई इसको पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ। छोड़ो। So good means every kind of movable property other than actionable claims and money and include stock and shares. अच्छा, growing crop माने फसल उगा हुआ कि जो फसल उग रहा है, जो उग रहा है माने उगने वाला है नहीं, जो उग रहा है। जैसे मानो ये उग रहा है माने अभी तक उगा नहीं, उगना उगना में समझते ना, माने फसलटा का कंप्लीट ऑइन, वो अभी भी मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है और अभी भी लैंड में बना हुआ है। तो ये जो उगदा फसल है ये गुड्स है, तभी ना इसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ग्रोइंग क्रॉप। अच्छा, घास भी हो सकता है सर, घास हम लोग तो इसको पैर के नीचे रखते हैं, हाँ, कुचल देते हैं पैर से घास को, उसे आप गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डील करोगे। सर आप जानते नहीं हो इसलिए कुचलते रहते हो। लोग घास का करोड़ों का डील कर लेता है, घास बेच के करोड़पति बन रहे हैं लोग, और हम लोग घास को मिटा रहा है। मजाक नहीं कर रहे हैं। ঘাস কিনে কি করবি? घास का बहुत काम है सर। जैसे मानो एक तो गाय को खिलाने के लिए घास का यूज होता है, सही तरह का घास हो तो उसमें गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। जैसे जो दूर्बा घास होता है जिसको पूजा में यूज किया जाता है, आजकल तो दूर्बा घास दिखता ही नहीं है ना। हम लोग तो अपना सब चीज भूल रहे हैं। ये दूर्बा घास पूजा में इसलिए यूज होता है क्योंकि दूर्बा का बहुत हाई क्वालिटी ऑफ उसका नेचर है, मैंने उसके अंदर बहुत सारा चीजें हैं जो बहुत नेचुरल है और उसके अंदर बहुत चीज मिलता है, तभी वो पूजा में यूज होता है। तुलसी का पत्ता पूजा में क्यों यूज होता है जानते हो? भगवान विष्णु को प्रिय है इसलिए, यही जानते हो ना आप लोग? हाँ, बोलो। स्टोरी का बात छोड़ो सर, साइंटिफिक रीजन बताओ, स्टोरी तो सब अपना अपना बोलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दो, सब अच्छा बोला तुमने, एक चीज बता दो समझ में आ जाएगा। बाकी सब पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता रात को ऑक्सीजन छोड़ता है।
ऑल टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑल टाइम। पीपल का पत्ता भी, माने औषध जेटा को जिसको बोलता है पीपल का पेड़, वो भी रात को ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए पूजा में काम आता है। बेल का पत्ता, ऐसे ही किसी चीज का पूजा नहीं होता, कुछ तो मैटर होगा, जानते नहीं है। भगवान भगवान करे, भगवान अपने जगह में, पहले जानो कि क्यों इसका इतना इज्जत है। जिसको इज्जत है वही भगवान बन जाता है ना। मॉडर्न बच्चा लोग मॉडर्न बात करे, पुराना बात थोड़ी करेगा, ठीक है। तो छोड़ो, आप बहुत मॉडर्न हो गए। मन ही मन में सब बोलता है। समझ में आ गया सर। तो ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ठीक है। क्रिकेट का माठ में जो घास लगा जाता है, ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो बना है गुजरात में, वो घास इंग्लैंड से लाया गया। और उसमें जो मिट्टी है ना, जो पिच बना है, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। भारत से गोबर जाता है दुबई के पास, जिस गोबर से वो खजूर का पेड़ बनाता है। और रोज सुबह आप लोग खजूर का वो दुकान में जाके 500 250 टका का डबला खरीद के घर पे लाते हो। हमारे गोबर से बना हुआ खजूर दुबई हमको बेचता है, जहाज में बेचते हैं हम लोग गोबर। यहाँ पर गोबर देखना है, गंदा आ रहा है शहर का लोग। छोड़ो सर, घास का क्या काम है, गोबर का क्या काम है, आप बताते। तुम लोगों को ना मैंने सोच भी बहुत दूर जाना है, कहीं नहीं। आप लोगों ने क्या बोले, मैंने हम लोग कहीं नहीं है अभी। तो दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं, ठीक है। तो चलो वो सब गुड्स में आ गया, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, माने अगर कोई भी चीज जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे भी गुड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, माने उसको वहां से उखाड़ नहीं सकते, फिक्स्ड है, पर उसे भी गुड्स के अंदर रखा। जैसे मशीनरीज, कुछ ऐसे ऐसे मशीन होते हैं, माने मिट्टी के नीचे गाड़ गया तो गाड़ गया, वहां से उसको आप हिला नहीं सकते, लेकिन बाद में उसका सेल हो सकता है। तो जब सेल होगा क्या, उसको तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलोगे, लैंड बिल्डिंग की तरह ट्रीट करोगे? नहीं। हाँ वही तो मैं प्लांट मशीनरी यही तो बोला। हाँ एग्जैक्टली, हाँ। प्लांट्स, प्लांट्स तो एक जगह पे फिक्स रहता है ना, तुमको खरीदना है तो तुम वहां जाके ही खरीदोगे, उसको तुम वहां से हिला नहीं सकते, ठीक है। इसलिए बोला फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड और अटैच्ड विद दिस, वो भी गुड्स है। So which are agreed to be severed and separated from the land before sale under the contract of sale, और जरूरत पड़ने से वो वहां से सेपरेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में बोला गया। यहाँ पर देखो एक्शनेबल क्लेम के बारे में बोला है। एक्शनेबल क्लेम और क्लेम व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन और शूट, फॉर एग्जांपल डेब्ट। डेब्ट माने तुषार, डेब्ट माने, डेब्ट माने सुन नहीं रहे हो सर, खबर पहुंचा दूंगा मैं। डेब्ट क्या होता है? डेब्ट माने लोन, लाइबिलिटी कहाँ से हुआ? माने डेब्ट का नॉर्मल मतलब होता है लोन, और जिसका लोन है उसके लिए लाइफ, है ना सर। तो अगर तुम्हारा डेब्ट है, ठीक है, जैसे डेब्ट, डेब्ट इज नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स। माने डेब्ट माने किसी किसी को कुछ उधार दे के रखे हो, ठीक है, या फिर किसी से कुछ उधार लेके रखे हो बेसिकली। तो अगर तुमने उधार लेके रखा तो दूसरे को देना पड़ेगा, वो तुमसे क्लेम करेगा, है ना। तो यह बोले सर, ए डेब्ट इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, इवन द एफडीज आर कंसीडर्ड एज गुड्स, जो तुमने अभी बोल रहा था, फिक्स डिपॉजिट जो बैंक के पास होता है। अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में? 176 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत होता है। अभी देखो कुछ देर पहले आपको मैं बोल रहा था कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट बात बात में हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा बात जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल के रखा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसको आगे और डिस्कस नहीं किया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली देश का ही मैटर है, इसमें नहीं बोला उसमें बोला, बात एक ही है। गुड्स इंक्लूड बोथ टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड्स, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये भी गुड्स है। स्टॉक, शेयर्स, ये भी गुड्स है। गैस, स्टीम, वाटर, गैस को पकड़ सकते हो हाथ में, सिलेंडर पकड़ सकते हो, गैस पकड़ सकते हो, हम एलपीजी गैस जो घर पे आता है, हाँ भाई मेरे को गैस दे, ऐसे कर। या फिर मानो किसी के हाथ में तो नहीं ले सकते, एक कटोरा ले लीजिए, गैस वाला आता है, ये भाई गैस भर। इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो ये सब इंटेंजिबल्स हो जा रहे हैं ना, छू नहीं सकते, है ना।
वही चीज बोल रहे हैं, गैस, स्टीम, स्टीम का भी जरूरत होता है। अरे भाई सब ब्यूटी पार्लर में स्टीम लेने जाते हैं, नहीं जाते स्टीम लेने? जिम करके सब टाइट हो गया, लूज करना पड़ता है स्टीम लेके। आज तेज नहीं आया, नहीं तो वो बताता अभी। ठीक है, जिम का हर सारा खेल बताता। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हाथ में स्टोर कर लेंगे क्या? हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी दे। हाँ, तुम फेंको हम ले रहे हैं। इट्स पॉसिबल। ठीक है, डिक्री ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन क्या लोगे, कैच करोगे? ऑल्सो कंसिडर टू बी गुड्स, कोर्ट का डिसीजन को भी गुड्स बोला गया। समझ में आ रहा है सर? मैंने गुड्स का डेफिनेशन कितना बड़ा है, आप लोग सिर्फ गुड्स का मतलब क्या सोच रहे हैं? इसमें कितना सारा सेक्शंस आ गया, कितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ गया, जो शायद अभी हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि भाई क्या क्या चीज को गुड्स बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना सर? ऐसा मुंह बना के बैठते हो जैसे कि कुछ भी मैं समझा नहीं पाया। सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कंसंट्रेट कर ना सर, कंसंट्रेट कर। पढ़ाई के टाइम पे 1.5 घंटा 2 घंटा कंसंट्रेट रखेगा, उसके बाद जो मर्जी सोच, एटलीस्ट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ ले, स्मार्ट बच्चा बन जा। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी इन सर्कुलेशन। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर देखो, मनी इन सर्कुलेशन वाला वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये वर्ड क्यों दिया? सर्कुलेट होता है बोल के दे दिया? ये सर्कुलेशन वाला सिर्फ मनी बोलता, मनी इन सर्कुलेशन क्यों बोला? हाँ हाँ बोलो। क्या लग रहा है? सोमू नहीं जा पा रहा है, कोशिश कर रहा है लेकिन सोमू पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ, मनी इन सर्कुलेशन क्यों बोला? ये गुड्स नहीं होता, मनी बोलता। अभी कुछ देर पहले मैं मनी बोला, बट यहाँ पर इन सर्कुलेशन ऐड किया शब्द को। ये इन सर्कुलेशन शब्द को ऐड करने का क्या जरूरत पड़ा? इसलिए गूगल तो नहीं किया? तेरा गूगल का चर्च देख लिया मैं, गूगल का क्या आंसर तू दिया था वो कल वाला, मैम मेरे को दिखाया। हाँ ठीक है, उसका भी बाद में देखता हूँ तेरे को। मनी इन सर्कुलेशन क्यों दिया मैं बताता हूँ। पुराना 500 का 1000 का नोट किसी के पास है? 2016 में मोदी जी जो नोट को एंटिक बना दिया, 2016 में अपना प्रधानमंत्री रेडियो में टीवी में आके अचानक से बोला ना कि 500 एंड 1000 रुपीज नोट्स विल नॉट बी लॉन्गर टू बी लीगल टेंडर मनी इन इंडिया फ्रॉम द अपकमिंग डेज, ऐसा करके एक पूरा भाषण देके चला गया। तो 500 500 1000 का नोट जो पुराना वाला है 2016 तक जो चल रहा था, वो सब अभी क्या बन गया सर? एंटिक। ठीक है, अब मानो किसी के पास 500 का पुराना नोट है और किसी को मानो कलेक्टिबल का शौक है, कलेक्टिबल समझते हो ना? पुराना चीज अपने पैशन है। ठीक है, जैसे अगर किसी के पास 1947 का 500 टका का या 100 टका का नोट होगा, तुमको क्या लगता है उसका आज भी दाम 100 टका होगा? लाखों में बिकेगा, लाखों में। हाँ, यस यस। ठीक है, ऐसे अगर किसी नोट में मानो कोई ऐसा नोट है पुराना नोट जिसमें मानो वो मुस्लिम लोग बहुत फॉलो करता है ना, क्या एक नंबर होता है जो बहुत इस्लाम में बहुत माना जाता है, 786। 786। ठीक है, उसके लिए वो कुछ भी, कोई कोई है कि अगर 786 किसी नोट में कहीं पर है ना, अगर वो मुस्लिम फॉलोअर है, मैंने इस्लाम का बहुत सच्चा फॉलोअर है, वो उसके लिए करोड़ों भी दे देगा अगर उसके पास उतना है तो। मैंने कुछ तरह का मान्यता है, तो तुम नोट को बेच रहे हो। ठीक है, सो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो तो गुड्स नहीं है, लेकिन जो सर्कुलेशन में नहीं है वो गुड्स है। इसका मतलब 500 का और 1000 का जो पुराना नोट्स है, अगर कोई तुमसे एंटिक के हिसाब से कलेक्ट करता है कि भाई देना पुराना 500 का नोट, मैं तेरे को 700 देता हूँ या मैं तेरे को 600 देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो वो गुड्स हो गया।
दैट्स वाई ये लोग ये सर्कुलेशन वर्ड को यहाँ पर दिया है। एक एक वेबसाइट बता देता हूँ सर, ebay.in या ebay.com, बहुत फेमस वेबसाइट है सर एंटीक सेल करने के लिए। वहां पर जाओ, पुराना नोट का क्या दाम चल रहे थे। हाँ हाँ, जरूर देखना सर, इसलिए तो मैं नाम बोला, नहीं तो क्यों बोलता। ये पुराना सिक्का वगैरह उस पे बिकता है, क्या दाम पे लोग बेच रहा है देखना, फिर आके मेरे को बताना। इवन 1990 का भी किसी के पास 1 टका का कॉइन है ना, 1990 के आसपास का 1 टका का कॉइन, ठीक है, वो ईबे के अंदर तुमको करीब करीब कोई बोलेगा भाई इसके लिए मैं तुमको 100 टका दे दूंगा पर 1 टका को पीछे। আমার কাছে 1947 এ আছে কিং জর্জ দা 6th। সত্যিকারে যদি আছে তাহলে ইবেতে ফেলে দেখতে পারিস, ऑक्शन होता है ये सब चीजों का। या फिर रासेल स्ट्रीट में पुराना सीए इंस्टीट्यूट का जो ऑफिस है उसके पास में एक एंटिक सेल का एक ऑक्शन हॉल है कोलकाता का, बहुत पुराना। वहां पर जाके उनके साथ बात कर सकते हो, अगर कोई एंटिक बेचना चाहता है तो जाके बात कर सकते हो, लोग ऑक्शन में आके खरीद के लेके जाएगा। तुमको क्या पता भाई, शौकीनदार लोग शौक पालते हैं, ठीक है। बहुत हर चीज का मार्केट है, जो भी हो। समझ गए सर? तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी इन सर्कुलेशन को छोड़ के, also include stocks and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which agrees to be similar। ठीक है, तो ये हो गया गुड्स का मतलब, याद रहेगा ये डेफिनेशन, याद रहेगा, एग्जाम में पूछता है, कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है कि व्हाट इज गुड्स। ठीक है, कोई चीज को प्रूव करना होता है ना, तो गुड्स का मतलब लिखा के, जैसे सपोज मानो तुमको बोलता है कि केस स्टडीज, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको यहीं से बोलता हूँ कि आप प्रूव करो कि मनी गुड्स नहीं है एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन एज पर 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट मनी गुड्स नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो ऑब्वियसली गुड्स नहीं है ये स्टेटमेंट, अगर वो बोलते हैं कि वो गुड्स है तो आपको फॉल्स भी देना पड़ेगा, और फॉल्स के साथ अगर तुमको रीजंस पूछता है तो तुमको पूरा गुड्स का डेफिनेशन ही बताना पड़ेगा। क्वेश्चन चाहे तो किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, आगे से भी पूछ सकता है, पीछे से भी पूछ सकता है, बीच से भी पूछ सकता है। अब चलो बात करते हैं गुड्स कितना तरह का होता है। तुषार, कहाँ पर? ईबे में? बाद में देखना। मतलब मेरा कुछ बोलना भी मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि मेरा बोला हुआ चीज ढूंढ रहा है इसलिए दिखा दिया, कुछ और करता तो नहीं दिखाता। हाँ, पुराना कॉइन $35 दे रहा है तेरे पास? अगर है तो बेच के देख। तो भिखारी भी नहीं लेता। भिखारी को जाके 50 पैसा दे, तेरे को मुंह पे छेक के मारेगा। हाँ, $3, $60 पुराना कॉइन। अच्छा ठीक है, बाद में। हाँ इसीलिए रेयर, जो रेयर होगा उसी का दाम होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वो कुछ रीजन है हर चीज का, कि वो जो लोग दाम लगाता है ना उनको पता है कि क्यों रेयर है और उसके पीछे रीजन क्या है। ये जो हम लोग जो नोट यूज करते हैं, किसी के पास है नोट? जल्दी दिखाओ, 100 रुपया, 500 टका, कुछ भी दे देंगे, दे देंगे। इतना दूर से आ रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको नोट्स के बारे में, नोट्स के बारे में। ऑनलाइन वाले को दिखेगा नहीं क्योंकि कैमरा काम नहीं करता है, छोड़ो। अच्छा, ये जो नोट के अंदर ये जो एक पतला सा एक रेखा दिख रहा है सर, पता है आपको ये क्या है? ये एक्चुअली सिल्वर है। ठीक है, ये एक्चुअली जितना वैल्यूएशन का नोट होता है अप्रोक्स उतना वैल्यूएशन का सिल्वर इसमें लगाया जाता है, क्योंकि इसका कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। एंड सेकेंडली, ये ना कोई पत्ता नहीं है, माने ये कोई पेपर नहीं है, तभी तो इसको धोने पे ये टूटता नहीं है। इसको तो पॉकेट में होता है, कभी कभी धुलने से क्या होता है, हम लोगों को लगता है ना तो कलर जाता है, ना तो कलर जाता है और ना ही कहीं से फटता है, सिर्फ नरम हो जाता है, कपड़ा की तरह टंगा दो, क्लिप लगा दो, सूख जाता है। इसका मतलब यह है
कि एक स्पेशल काइंड ऑफ पेपर है जिसके साथ एक कॉटन मिक्स करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, बस ये तो इंपॉर्टेंट था। और एक चीज बता दो इसके बारे में, कॉमर्शियल मैटर है। हर नोट में लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ रुपीज 100 500 समथिंग। आप लोग अकाउंटेंसी में एक चीज का टॉपिक पढ़ते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप लोग अभी है लाइक सीएमए का है, सीएस का भी है, सीए वाले का सीए में फाउंडेशन में अभी दिया है क्या? इंटर से हटा दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर है, इवन अकाउंटेंसी में भी आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह में। तो उसमें सबसे पहले ना बिल्स के बारे में बात होता है, और बिल्स में एक पॉइंट आता है प्रोमिसरी नोट का। ठीक है, और ये है प्रोमिसरी नोट का सबसे पहला एग्जाम। ठीक है, क्योंकि ये जो आरबीआई गवर्नर यहाँ पर साइन करके लिखता है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज इतना, तो ये है एक प्रोमिसरी नोट। दे दो जिसका है। ठीक है, गवर्नर का पद इंपॉर्टेंट है, गवर्नर कौन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा उसको कर वापस। समझ में आ गया? मैंने एक नोट से भी क्लास चलाया जा सकता है। और भी फैक्ट्स है, मैं बहुत सारी चीज भूल गया। मैंने इंडियन ये जो करेंसी है ना, इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, वो अलग बात है, फिर भी एक पैटर्न मेंटेन। अच्छा चलो आगे देखो सर, गुड्स का कितना टाइप है देखो। गुड्स का टाइप देखो सर, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। देख तो बाहर कोई खड़ा है क्या? লজিক্যাল রিজনিং এর ক্লাসটা হবে? হবে, আমার ক্লাস শেষ হলে তারপরে হবে। कोई है क्या? एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, फ्यूचर गुड्स क्या है, और कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या है? फटाफट सुनो सर। एग्जिस्टिंग गुड्स माने आर गुड्स व्हिच आर एक्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माने जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब वो गुड्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल दोज ओन्ड और possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale। सेक्शन 6 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि जब सेलर सेल कर रहा है उस टाइम पे उसके पास वो गुड्स है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्टिंग गुड्स है। जैसे हम लोग दुकान में जाके पूछते हैं ना, दादा ये चीज मुझे चाहिए, है क्या? तो अगर दुकानदार बोलता है हाँ है, इसका मतलब वो एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, और अगर मानो बोलते हैं कि नहीं है, इसका मतलब वो फ्यूचर गुड्स हो जाएगा। दुकान में आने से आप बोलोगे ना सर ऑर्डर देके जा रहे हैं, आप मेरे को लाके दोगे क्या? तो दुकानदार अगर जान पहचान का होता है तो बोलते हैं ठीक है चले जाइए, आने से मैं आपको कॉल कर दूंगा। हाँ, तो इसका मतलब है जो ऑर्डर दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी तो नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो फ्यूचर में देगा, है ना? तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर गुड्स में बदल रहा है। समझ में आ रहा है सर? The existing goods may be of following kinds। जैसे existing goods का भी कुछ kinds है, माने कुछ types है। जैसे कि specific goods mean goods identified and agreed upon at the time of contract of sale is made, section 2 subsection 40। Any specified and finally specified decided goods like a Samsung Galaxy S7 Edge, Whirlpool washing machine of 7 kg etc। माने सिंपल मतलब यहाँ पर ये Samsung Galaxy S7 तो पुराना मॉडल हो गया, लेकिन यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि गुड्स स्पेसिफाइड है, तो इसका मतलब ये है कि जिस गुड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो गुड्स स्पेसिफाइड है। कि हमें सैमसंग का फोन चाहिए ऐसा नहीं है, सैमसंग का कौन सा चाहिए ये भी हमें पता है। माने एग्जिस्टिंग तो है ही और साथ में स्पेसिफाई भी है। ठीक है, आईफोन आईफोन बोलने से नहीं होगा, आईफोन का कौन सा सीरीज चल रहा है उसका स्पेसिफाई करो। आईफोन तो गुड्स हो गया, ठीक है, दुकान में जाके पूछते हो आईफोन है क्या, दुकानदार बोलते हैं यस आईफोन है, बट अभी उसको वो बेसिकली एग्जिस्टिंग हो गया, लेकिन स्पेसिफाई करने के लिए आपको सीरीज बताना पड़ेगा कि आप कौन सा सीरीज मांग। A have 5 cars of different models. He agreed to sell his Santro car to B and B agreed to purchase the same Santro car in this case।
The sale is for specific goods as the car has been identified and agreed at the time of contract of sale. माने वो अपना कार बेचना चाहा और ये भी बोला कि मैं सेंट्रो कार बेचना चाहा। तो सेंट्रो कार से ये चीज होता है कि सिर्फ कार नहीं बोला, स्पेसिफाइड कार का नाम भी बोला, तो ये और स्पेसिफाई हो जाता है, क्योंकि भाई दुकान में जाने से कार हजारों टाइप का मिलता है, उनको कार खरीदना है, अभी कौन सा कार खरीदना है, अलग अलग। रोल्स रॉयस का दाम आ जाता है 18-20 करोड़ का, ठीक है, ऑल्टो आता है 3.5 लाख का, कार तो दोनों ही है ना। एसर्टेन गुड्स, एसर्टेन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बहुत सुंदर है, होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन। बेल माने एक्चुअली रोल होता है, बेल्स ऑफ कॉटन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बंडल बोलते हैं, वैसे कॉटन का बंडल नहीं बोलता, कॉटन का बोलता है बेल, माने एक ऐसा पूरा रोल की तरह रहेगा, ठीक है, उसके अंदर उस चीज को बोलते हैं माने बेल्स ऑफ कॉटन। एक होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन, तो टोटल उसके गोडाउन में 100 ऐसे रोल बना के पड़ा हुआ है। He agreed to sell 50 bells and those bells are selected and set aside. तो 100 में से कोई 50 लेगा तो 50 को साइड करके रख देता है, क्योंकि वो बिक्री हो चुका है। ऑन सिलेक्शन, जैसे ही वो सिलेक्ट करके अलग कर दिया ना, वो ascertained हो गया। The goods become ascertained. In this case, the contract is for the sale of ascertained goods, as the cotton bales to be sold are identified and agreed after the formation of the contract. दुकान कस्टमर आया, कस्टमर आके बोला दादा मेरा 10 kg चीनी, ठीक है, तो 10 kg चीनी तो 50 kg के बस्ता के अंदर, समझ रहे बात। नॉर्मली 50 kg का बोरा होता है, अब 50 kg के बोरा से 10 kg अलग करना है, तो जब अलग हो जाएगा वो एसर्टेंट हो जाएगा, अगर अलग नहीं है तो अनएसर्टेंट। कई बार क्या होता है बिजनेस में, काफी सारा का घपला हो सकता है, दुकान में दुकानदार को ऑर्डर तो मिला पर दुकानदार ने उसको अलग नहीं किया, फिर बाद में मानो 4-5 कस्टमर का सब इस तरह का ऑर्डर ले लिया बट एसर्टेंट नहीं किया, तो बाद में जब सेटलमेंट करना होगा किसको देगा किसको नहीं देगा, ये तो बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। इसलिए जब भी तुमको ऑर्डर आए उस ऑर्डर को सबसे पहले अलग करो। क्यों? क्योंकि उसका तो बुक हो चुका है, पेमेंट तुमने ले लिया, तो जो जो पेमेंट करेगा उसको पहले साइड करो, जिसका पेमेंट डिले रहेगा उसको बाद में देना। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। लेकिन अगर वो मानो एसर्टेंट नहीं करता है तो सेलर के बिजनेस मैनेजमेंट के एंगल से बहुत बड़ा तकलीफ हो सकता है, और किसी किसी केस में तो कोर्ट केस भी हो जाता है। अनसर्टेंट का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। if A agrees to sell to B 1 packet of salt out of the lot of 100 packets lying in his shop, it is a sale of unasserted goods because it is not known which packet is to be delivered. भाई तुम्हारे दुकान में 100 पैकेट नमक है, मेरे को 1 पैकेट दे देना। अरे भाई ठीक है 1 पैकेट में तुमको दे दूंगा, लेकिन कौन सा देना है, उसको अलग किया कि नहीं किया, या नमक के अंदर पड़ा हुआ है, अच्छा ठीक है 1 पैकेट तो चाहिए तभी दे देंगे। ऐसा नहीं होता, चाहे वो कितना भी सस्ता चीज हो, 1 टका का चीज हो या 50 पैसे का, अगर ऑर्डर मिला है तो अलग करो। जब तक अलग नहीं करते हो अनएसर्टेंट है। एसर्टेंट का मतलब होता है निश्चित करके बोलना, अनएसर्टेंट का मतलब होता है जो अनिश्चित है, ठीक है। गुड्स का ऑर्डर तो मिला है पर तुम निश्चित तरीके से इसको फिक्स नहीं करिए आप, ठीक है। As soon as the particular packet is separated from the lot, it becomes an ascertained or specific goods. मतलब तुम्हारे घर में गाय है और तुम पाड़ा में बहुत सारे लोगों को दूध बेचते हो, जैसे ग्वाला लोग करते हैं जो गाय का काम करते हैं, है ना, घर पे रखते हैं और आसपास के लोगों को दूध देते हैं। आजकल तो ऐसा दिखता नहीं है, इसलिए हम लोगों को जहर वाला पैकेट दूध खाना पड़ता है ना, जिसमें दूध का क्वालिटी कुछ नहीं होता, सिर्फ सफेद रंग ही होता है। समझ में आ रहा है? उसके अंदर इतना एडल्ट्रेशन होता है, इतना फिल्ट्रेशन होता है कि बच्चा खा के उसको कुछ मिलता नहीं है। जो जिन लोगों को बचपन में गांव का दूध खाने का मौका मिला, ग्वाला का, ठीक है, क्या बोलते हो तुम लोग? हम लोग तो बंगाली में बोलते हैं ग्वाला, आप लोग क्या बोलते हो? ग्वाला बोलते हो ना। फाटल तो जहां पर गाय होता है, जो करता है उसको क्या बोलता है? ग्वाला ही बोला जाता है। जो गाय का काम करता है उसको ग्वाला बोला जाता है, ठीक है। जैसे बिहार में जादव और बंगाल में घोष। बंगाल में जो घोष होता है, बिहार में वो जादव होता है, एक ही है। तुम लोग ग्वाला हो, मैंने जादव कैटेगरी से आते हो। यहाँ पर बहुत मिलेगा, पूरा केष्टपुर का 50% जनसंख्या घोष लोग है। ये जो एरिया में है ना सर, ये एरिया सब घोष लोग है, ठीक है। यहाँ पर बहुत पहले ये थे, इसलिए तो जगह का नाम क्या है? केष्टपुर। एक्चुअली जगह का नाम केष्टपुर नहीं है, एक्चुअली जगह का नाम है कृष्णापुर। तो
ठीक है, द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस प्लेस इज इवन, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंटेड लीगल नेम है कृष्णापुरी है। तो कृष्णापुर वर्ड कहाँ से आता है? कृष्ण भगवान से आता है। कृष्ण भगवान का जो मैंने मैंने यशोदा माँ का जो ये है तो वो तो ग्वाला है ना। ऐसे कृष्ण भगवान का माता पिता तो ओरिजिनल जो है, तो जिनसे वो जन्मा है वो ग्वाला नहीं है, लेकिन जिनके घर में वो पाला बड़ा है, हाँ, वो भी ग्वाला फैमिली से है। अच्छा, हो सकता है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, हो सकता है, इसमें मैं बात अभी नहीं करूंगा, बाद में पता करके झगड़ा कर लूंगा अगर कुछ मिला तो। ठीक है, जो भी हो, तो दैट्स द रीजन कि ये कृष्णापुर नाम इसीलिए है, बहुत बड़ा एरिया है कृष्णापुर। यहाँ पर ज्यादातर लोग गाय का ही काम करता था एक जमाने में, आज से 30-40 साल पहले यही चलता था इस एरिया में। अभी तो चलो छोड़ो, शहर बन गया। हाँ? समझ में आ गया? तो मानो गाय गाय मैंने ग्वाला के पास जा रहे दूध मांगने। अब तुमको पता है कि तुम डेली 250 दूध लेते हो या 500 या 1 लीटर दूध लेते हो। हम अरे अब गाय से निकाल के उसको निकालना पड़ता है ना, फिर निकाल के अलग करेगा, है ना, फिर ना वो एसर्टेन होगा। जब तक नहीं निकालेगा, गाय के पेट के अंदर है गाय के थली के अंदर है जहां पर वो दूध उसका रहता है मिलेगा, जब आएगा दे दूंगा। तो जब आएगा दे दूंगा मैंने वो अनसर्टेंट है। निकाल के अलग करके रखा, भाई मिस्टर एक्स के लिए इतना दूध है, तो वो अलग करके रखना पड़ता। सर ये सब हो गया। अच्छा, एक says 10 horse, he promises to sell one of them but does not specify which horse he will sell. It is a contract of sale of uncertain goods. घोड़ा तो बेचना है, हाँ, अगर अनसर्टेन होगा तो सेल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं होगा, कॉन्सेंसस एडिडम का प्रॉब्लम हो जाएगा। घोड़ा वाला सोच रहे मैं घोड़ा तो बेचूंगा बट काला ना लाल वो नहीं बोला, तो काला घोड़ा बेचना है कि सादा घोड़ा बेचना है, लाल घोड़ा बेचना है कि पीला घोड़ा बेचना है, बताओ पहले। सर पीला भी होता है क्या, पता नहीं, बट आजकल पीला तरबूज देख रहे हैं मार्केट में अरे तरबूज को काटने से पीला रंग आ रहा है, खाने में सेम टेस्ट है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं है। पता नहीं कि ये इसको बनाया जा रहा है, मैंने बोटानिकली बनाया जा रहा है कि ओरिजिनली नेचुरल होता है, पता नहीं है, बट दिख रहा है। फ्यूचर गुड्स माने वही जो आपको मैं बहुत एग्जांपल दे रहा था कुछ देर पहले। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। ये कभी भी एग्जिस्टिंग गुड्स का नहीं हो सकता, एक यानी एग्जिस्टिंग गुड्स का कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुड्स तो अभी तुरंत सेल हो जाएगा, जो है नहीं जो बनेगा माने डेरिवेटिव। डेरिवेटिव माने जो है नहीं डिराइव होगा, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप, जैसे कि चीज फैक्ट्री वाला आलू आलू वाला से डील कर रहा था, ठीक है। 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड, देखो एग्जांपल ये लोग भी दे दिया, ठीक है। 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ये अपने फील्ड में 1000 क्विंटल आलू बनाएगा, अभी तक बना नहीं है, उसके लिए मैं जाके उसको बोल रहा हूँ कि भाई 1000 क्विंटल मेरे को चाहिए, तुम बनाओ, मैं कुछ पैसा आपको देता हूँ, बनने के बाद बाकी पैसा। इसको बोलते हैं फ्यूचर फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। He agrees to sell to Q all the milk। अरे बाप, एक गाय का एग्जाम्पल भी दे दिया। गॉड प्रॉमिस, मैं सोच के नहीं बोला था, हम लोग जानते हो मैं इस तरह से सोच के एग्जाम्पल नहीं लाता। मैंने ये तो कोइंसिडेंट हो गया, अभी अभी कुछ देर पहले आलू का एग्जाम्पल लिया था और कुछ मिनट बाद अभी दूध का एग्जाम्पल लिया, तो दोनों मैच कर गया, बात ही अलग है भाई। हाँ, आलू भी फेमस है, दूध भी फेमस है। He agrees to sell you all the milk that his cow may yield during the coming year। અને नेक्स्ट ईयर जितना दूध देगा सारा दूध तुम्हारा, पर अगर नहीं दिया तो तो नहीं मिलेगा। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। गाय दूध देगा तब ना मिलेगा, दूध नहीं देगा तो, अगर मानो गाय का बछड़ा हो जाएगा ना तो गाय दूध नहीं दे पाएगा, और बछड़ा होने के बाद भी पहला दूध बछड़ा का होता है, बाद में इंसान खा सकता है। अगर बछड़ा दूध नहीं पिएगा तो गाय दूध नहीं देता है। अगर वो मानो 5 लीटर दूध देता है और मानो उसका बछड़ा को तुम दूध नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो गाय दूध नहीं देगा। इसीलिए गाय हमारी माता है, क्योंकि एक माँ का जो स्वभाव है वो गाय के अंदर इनबिल्ड है, और उनका दूध खा के हम बड़े होते हैं, इसीलिए। हाँ हाँ, और इम्यूनिटी भी बहुत ये होता है, और बहुत लोग उसको पचा नहीं पाता।
एक्सरसाइज करना पड़ता है उसको। बहुत बहुत है, उसको डाइजेस्ट करना इतना नॉर्मल लोग के बस का, तो मेरे जैसे लोग तो कभी नहीं कर पाएगा। समझ गए कि नॉर्मल में नहीं होता। He agrees to sell to S all the oranges which will be produced in his garden this year. It is a contract of sale of future goods amounting to an agreement to sell. सारा एग्जांपल ऑलमोस्ट आपको पहले ही मैंने केस स्टडीज करके समझा दिया था। एंड लास्ट पॉइंट इज कॉन्टिंजेंट गुड्स। कौन सा गुड सर? कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होता है? जो होगा कि नहीं होगा पता नहीं। The acquisitions of goods which depends upon an uncertain contingency या फिर uncertain event। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कॉन्टिंजेंट गुड्स सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में बोला है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में यहाँ पर बोला कि ए एग्रीज टू सेल बी अ पिकासो पेंटिंग। पिकासो माने पाब्लो पिकासो, वो तो पेंटर बैठा है हमारा, ठीक है। रूपंग, ठीक है, फ्री स्टाइल पेंटर है सर, अच्छा पेंटिंग करता है। आप लोगों को कुछ पेंट करवाना है करवा सकते हो, बाद में बिगड़ जाएगा तो मेरे को बोलना नहीं। सर प्रमोशंस कर रहे हो कि प्रॉब्लम में डाल रहे हो? सुनो, पिकासो का पेंटिंग, ए एग्रीज टू सेल बी अ पिकासोस पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम द प्रेजेंट ओनर। अब पिकासो का पेंटिंग एंटीक है, अगर मिले तो मैं तुमको दूंगा। ये जो पॉइंट आ गया, अगर मिले, अगर अगर, ये जो अगर वर्ड है ना, यही इस चीज को कॉन्टिंजेंट बनाते हैं। मिले तो मैं, अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुमको दूंगा, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं कैसे दूंगा? ऐसे कोई बोलते हैं ना, अच्छा देखते हैं अगर होता है तो बताते हैं। देखते हैं, होता है तो बताते हैं। तो होने से बताएगा, नहीं होने से तो नहीं बताएगा। तो ये जब ये जो बात आती है ना, होने से बताएंगे या अगर मिला तो ये जो अगर मिला तो होने से बताएंगे, सब कॉन्टिंजेंट गुड्स है। समझ में आया? We contract to sell 50 piece of particular article provided the ship which is bringing them reaches this port safely. This is an agreement for the sale of contingent good. We contract the right to sell 50 pieces of particular article provided the ship which is bringing them reaches the port safely. मैंने जहाज से आ रहा है, अगर जहाज सेफली पहुंचा तो ही मैं तुमको दे पाऊंगा, अगर जहाज डूबा तो नहीं दे पाऊंगा। वेरी गुड। हाँ बोलो। नहीं कर सकता, नॉर्मली नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे केसेस में जो ऑर्डर दे रहा है ना और जो ऑर्डर ले रहा है, इस ये वाला रिस्क रहता ही है। क्योंकि जहाज से एक चीज आएगा, एक बहुत ही दूर का मैटर है, और ऑर्डर लेने से पहले अब मैं जहाज से लाऊंगा, ये भी तो कॉस्टली है, ये भी तो कॉस्टली, इसलिए मैक्सिमम केस में इंश्योरेंस करवा के करना चाहिए। ये जो इंटरनेशनल जहाज के थ्रू से जो माल का लेन देन चलता है ना, सब इंश्योर्ड होता है, मेरिन इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। क्यों इंश्योर्ड होता है? क्योंकि जहाज कभी भी डूब सकता है, क्योंकि बीच समंदर में कब कहाँ तूफान होगा, कहाँ बरमुडा ट्रायंगल आ जाएगा। बरमुडा ट्रायंगल जानते हो ना? हाँ, लैटिन अमेरिका में है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में। वहां पर जब भी जहाज जाता है फिर गायब हो जाता है। हाँ नहीं, वहां पर आसपास में जाने से अगर वो कोई भी बरमुडा ट्रायंगल के पास में भी पहुंच जाए, वो पूरा खींच लेता है, फिर वो जहाज कहाँ जाके घुसता है किसी को नहीं पता। यार आज तक कोई भी जहाज या एयरक्राफ्ट में मिला नहीं है, जो भी खो गया है वो जो आज भी तक गया नहीं है, मिला। हाँ आज तक नहीं मिला। वो अर्थ के किस पार्ट में जाके छुपता है, साइंटिस्ट कोशिश भी नहीं। इवन रशिया रिसेंटली एक कोशिश किया था, 1970 साल से ट्राई कर रहा है रशिया, कि ये दुनिया कितना गहरा है मिट्टी के, मतलब ये अर्थ इस पर उस पर करना। अर्थ तो गोल है, तो हम लोग उसके ऊपर में है, एक साइड में, किसी साइड में है। अब अगर हम लोग इस पर उस पर करना चाहते हैं तो कितना दूर तक जा सकता है, इसके लिए वो बहुत खर्चा किया, लेकिन पूरा फेलियर हो गया। रिसेंटली वो प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा वो खर्चा करता था, रशियन गवर्नमेंट उसको बंद रिसेंटली। समझ रहे हैं सर? ये दुनिया कितना गहरा है जानने का कोशिश कर रहा था। मैंने आर्ट, मिट्टी है, मिट्टी के नीचे पानी है, फिर पानी के नीचे फिर मिट्टी है, फिर मिट्टी के नीचे फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, डोंट नो सर। जिसको हम लोग पाताल लोक बोलते हैं, एज पर अवर इंडियन कॉन्सेप्ट में जिसको पाताल लोक कहा जाता है। उसके बारे में हमारे पुराने शास्त्र में बहुत कुछ बोला है,
पढ़ने से थोड़ा आइडिया आपको बिल्कुल मिलेगा। चलो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट पॉइंट इज दैट कि ये जो जहाज का जो डील होता है सब इंश्योर डील होता है। अगर डूब गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी तुमको देगा, मैंने थोड़ा बहुत क्लेम मिलेगा, पूरा लॉस नहीं होगा, थोड़ा सा क्लेम मिल जाएगा। तो ये सब कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट का मतलब ही होता है जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। गुड से याद आया, आप लोग अकाउंटेंसी में भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोल के एक लायबिलिटी होता है। क्या होता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? बोलो सोमू बोलो, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? कॉन्टिंजेंट एसेट क्या होता है? सर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब अगर कुछ इवेंट हुआ, मतलब कुछ भी इंसिडेंट ऐसा हो गया, तो तब जाकर हमारा वो लायबिलिटी क्रिएट होगा, वरना नहीं होगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सोमू भी अच्छा ट्राई कर रहा था। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को समझ लो, बहुत आसान है समझना। जैसे मानो वारंटी वगैरह चलता है ना, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, ठीक है? ये इसमें है, सेल ऑफ गुड्स में है। जैसे हम लोग वारंटी करते हैं, जैसे मानो जैसे ये एसी सबसे खतरनाक चीज होता है। जितना घर पे चीजें होता है ना, सबसे खराब होने का चांसेस एसी ही रहता है बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले, और कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसका वारंटी करके रखा, ठीक है? अगर खराब होगा तो मेरे को फ्री में सर्विस मिलेगा, लेकिन अगर खराब नहीं हुआ तो जो, इसीलिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कंपनीज के लिए है। अगर खराब होगा तो उनका लायबिलिटी है मेरा ये प्रोडक्ट ठीक करने का। अगर मेरे से पेमेंट लिया है भाई, 7,000 एक्स्ट्रा दिया, मैं एक एक इस एसी के पीछे 8,000 टका एक्स्ट्रा भरा 5 साल के लिए वारंटी कवर के लिए, और फिर भी कंपनी क्या बोलता है, मैं बोलता हूँ कि वारंटी बाद में करवाऊंगा, अभी दे दो ना, अभी इतना पैसा नहीं है, खर्चा नहीं कर सकते। बोले नहीं, पैकेज प्रोडक्ट में वारंटी होता है, एक बार पैकेज ओपन हो जाएगा और वारंटी नहीं देंगे। अभी कंपनी के पास है तो वारंटी मिलेगा, जैसे आपके घर में चला जाएगा वारंटी अवेलेबल नहीं होगा, जबरदस्ती करना पड़ता है। 36,000 का एसी 45,000 में वारंटी लेके पड़ जाता है। समझ में आ रहा है सर? तो ये कंपनीज के केस में ये कॉन्टिंजेंट है, अगर हुआ तो कंपनी का लायबिलिटी, नहीं हुआ तो नहीं। तो जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। एसेट भी फ्यूचर इवेंट पे अगर कोई एसेट मिलना है, अगर होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। एसेट के केस में अकाउंटेंसी में इसके बारे में डिस्कस में करता हूँ। ये सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है सर, कंफ्यूजन रखने से नहीं होगा। सर आज का क्लास इतना ही है, नेक्स्ट दिन मैं आपको डिलीवरी के बारे में बात करूंगा। जिन लोगों का सीए का है उन लोगों का मैम का लॉजिकल का क्लास है, रह जाओ, और जिन लोगों का सीए का नहीं है वो लोग घर जा सकते हो, ठीक है? अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, थैंक यू। फिर आज इतना ही सबको। बाय सर। बाय सर। सर बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। यस सर।